गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। बीएससी बॉटनी सेमेस्टर सेकंड, हमारा जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम और इस पेपर में हमारा टॉपिक आ रहा है पॉलीसाइफोनिया, ऑल्सो नोन एज रेड एल्गी। लाल शैवाल के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें मुख्य पिगमेंट जो है वो एक विशेष प्रकार का आर फाइकोसायनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन अर्थात फाइकोब्लिन्स है जो कि इनको लाल रंग देते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए ही रहेगा, लेकिन जो वर्णकी पिगमेंट है उनका वो है आर फाइकोसायनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन। तो यहाँ हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, समुद्रीय है ज़्यादातर मेराइन हैबिटेट में, और एक बड़े ही शार्प या फेदरी टेक्सचर के रूप में बहुत ही पतले शाखित, अत्यधिक शाखित जो है फ्लामेंट्स के रूप में ये एक पूरे के पूरे कैनोपी के रूप में पाया जाता है, जिसकी लंबाई जो है लगभग 1 मीटर से कम के करीब या कुछ प्रजातियों में 1 मीटर के करीब भी इसकी साइज पहुँच जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पॉलीसाइफोनिया ए रेड एल्गी। वेलकम इन द एल्गी वर्ल्ड। मैं हूं आपका लेक्चरर अमित शर्मा फ्रॉम एमसीआईटी कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। तो हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक से पहले अगर अपन यहाँ पे कुछ कंटेंट्स की बात करें कि आज के कंटेंट्स क्या होने वाले हैं। In Polysiphonia, main contents in this topic are first is systematic position, by Frisch. Second, जनरल हैबिटेट और हैबिट के लिए अकरेंस ऑफ पॉलीसाइफोनिया अर्थात प्राप्ति स्थल। ये हो गया वर्गीकृत स्थिति और ये हो गया प्राप्ति स्थल। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जब थैलस की हम बात कर लेंगे तो फोर्थ पॉइंट आ जाएगा सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसाइफोनिया, टाइप ऑफ सेल्स। एंड फिफ्थ नंबर, जब सेल स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा देन रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार। पॉलीसाइफोनिया जो है वो कायिक जनन करता है लेकिन थोड़ा कम, और मुख्यतः करता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। और ये दोनों के दोनों जनन जो मेथड्स हैं ये एक दूसरे को एल्टर फॉर्म में पाए जाते हैं, अर्थात जीवन चक्र में कंप्लीटली मिलेंगे, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट सिक्स्थ हमारा रिप्रोडक्शन के बाद आ जाता है लाइफ साइकिल इन पॉलीसाइफोनिया। ये है हमारे आज के मेन टॉपिक्स और पॉलीसाइफोनिया, जिनको हम इन कंप्लीट आज की क्लास के अंदर और इन स्लाइड्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है दैट इज अकरेंस, प्राप्ति स्थल। पॉलीसाइफोनिया कहाँ मिलते हैं, कैसी हैबिटेट में या इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर पॉलीसाइफोनिया जो हैं वो मैक्रोस्कोपिक हो गए, मल्टीसेल्यूलर हो गए। और वैसे तो देखो एल्गीज हैं तो नम और छायादार प्लेसेस इनको चाहिए, पानी इनको चाहिए ही चाहिए। लेकिन रोडोफाइसी की जो सदस्य हैं वो ज़्यादातर जो है वो हमें मिलते हैं समुद्रीय परिवेश के अंदर।
समुद्रीय परिवेश के अंदर, तो हम लिख सकते हैं पॉलीसाइफोनिया इज ए मैराइन एल्गी। मैराइन का मतलब हो गया है समुद्रीय जल के अंदर पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियां हैं अटलांटा टाइप जो बिल्कुल ठंडे पानी के अंदर भी पाई जाती हैं। ज़्यादातर ये जल में है, और जल में भी जो कोस्टल रीजन्स हैं, किनारे हैं, उनके चट्टानों, बड़े वृक्षों के तनों आदि से संलग्न अवस्था में ये पाए जाते हैं। मोस्ट स्पीसीज आर एपीफाइटिक। एपीफाइटिक का मतलब हो गया अधिपादपीय, पादपों की सतह के ऊपर। ऑन फ्यूकेसी, जैसे कि फ्यूकस एक्टोकार्पस का सदस्य है, फ्यूकेसी सदस्य, एंड अदर लार्ज मेराइन एल्गीज के ऊपर। एक एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है फेस्टिगेटा, पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा, ग्रो अटैच ऑन द फॉन्ड्स ऑफ एस्कोफिल्लम नोडोसम। एस्कोफिल्लम प्रजाति के वृक्षों के ऊपर ये प्रजाति जो है वो पाई जाती है। इन इंडिया दे आर फाउंड इन वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट। हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट हैं और साउदर्न, अर्थात पूरा का पूरा इधर पांडिचेरी, विशाखापट्टनम, ऊपर की तरफ अगर आप चल जाए बांग्लादेश की तरफ, ये पूरे के पूरे जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पे पॉलीसाइफोनिया की बहुत प्रजातियाँ जो हैं इजीली पाई जाती हैं। कॉमन इंडियन स्पीसीज आर वेरिगेटा, अर्सियोलेटा, प्लेटिकार्पा, ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं। अबाउट 30 के करीब प्रजातियां जो है वो भारत में पाई जाती हैं। फ्रॉम 188 प्रजातियां, दुनिया भर की 188 प्रजातियों में से 33 के करीब प्रजातियां जो है हमारे भारतीय जलवायु के अंदर आइडेंटिफाई की गई हैं। अब हमारा पॉइंट आता है सिस्टमेटिक पोजीशन। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए फिश इन 1945 ऑन द बेसिस ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, सुकाए संगठन, इसका पिगमेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज और लाइफ साइकिल के आधार के ऊपर जो फिश थे उन्होंने इसको रखा है रोडोफाइसी। इसलिए क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे बड़ी रैंक क्या हो गई? क्लास। इन दिस रैंक क्लास, तो क्लास है रोडोफाइसी, और इसी को 2 सब क्लासेस में बांटा गया है, दैट इज फ्लोरिडी। ऑर्डर इसका आ गया सिरामियल्स, फैमिली हो गया रोडोमिलिएसी, एंड जीनस जो आ रहा है वो है पॉलीसाइफोनिया। इस रोडोफाइसी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ऐड कर सकते हैं, और इस लाल सवालों के अंदर हम यहाँ पे जो सबसे मैक्रोस्कोपिक और जो हमारे कोर्स में आ रहा है दैट जीनस इज पॉलीसाइफोनिया। इसी का नाम इसी के मल्टी एक्सियल साइफोनस स्ट्रक्चर या सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो कि पिट कनेक्शन होता है और साइफोन से बना होता है, उसी के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है पॉलीसाइफोनिया। नेक्स्ट स्लाइड। अब थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया सुकाय संगठन। सुकाय संगठन, सुकाय संगठन को अगर अपन देखें तो द थैलस ऑफ, वो थैलस इज फिलामेंटस, बिल्कुल तंतुमय। हमने प्रारंभ में इसके डायग्राम को देखा था, बिल्कुल तंतुमय संरचना के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा शाखित होने की वजह से ये एक बुशी झाड़ी है या फैदर जैसा टेक्सचर देता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही महीन इसके तंतु हैं, इसी वजह से ये बिल्कुल फैदरी टेक्सचर हमको देता है। और यहाँ पर डायग्राम की तरह अगर हम देखें तो बुश की तरह बिल्कुल स्फेरिकल या गोल नहीं है, ये संरचनाएं ज़्यादातर चपटी होती हैं जो वाटर करंट में आसानी से हिल डुल सकती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी या गोल संरचना के रूप में नहीं होता है। डार्कली ब्राउन, बहुत ज़्यादा पिगमेंट के कारण, वरना जो नॉर्मली हमें लाइटली दिखाई देता है दैट इज रेडिश और पर्पल रेड, ये हमको कलर जो है इनके दिखाई देते हैं। पॉलीसाइफोनिया की कुछ प्रजाति या अगर हम रोडोफाइसी की बात करें तो बहुत अधिकांशतः रेड होती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां जरूरी नहीं है कि सारी की सारी रेड भी हों, इसलिए हमको ये कलर से दिखाई देते हैं। द थैलस ऑफ फिलामेंटस, थैलस की अगर हम बात करें तो फिलामेंटस तो है ही, प्लस मल्टी एक्सियल है और
वेल ब्रांच्ड है, इतना ज़्यादा ब्रांच्ड है, और ब्रांच भी कौन सा है, डाइकोटोनोमस। डाइकोटोनोमस ब्रांच मतलब द्विभाजी शाखित, अर्थात जो शाखा है वो दो में बटेगी, और यही शाखा आगे जाके दो में, और ये दो में, और ये आगे जाके भी दो में। इस तरीके से ऊपर की तरफ जब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें और ये फिर जाके दो में बढ़ जाती है, तो ऐसे में ऊपर की तरफ की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा घनी और बुसी टाइप हो जाती है। इसलिए हम इसे बोलते हैं एक तरीके से फेदरी टेक्सचर के रूप में पॉलीसाइफोनिया। तो जो शाखाएं हैं वो मल्टी एक्सियल के साथ साथ यहाँ पर है फिलामेंटस प्लस डाइकोटोनोमस है, और अपियरिंग एज ए वेरी स्मॉल बुश और फेदरी लुक, पंख के समान और एक छोटी झाड़ी के समान जो है इसका रूप दिखाई देता है। झाड़ी के समान बहुत बड़ा नहीं होता है, 1 मीटर से कम ही होता है, मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर तक इसकी साइज पहुंचती है, लेकिन बुश के समान ये संरचना शो करता है। कुछ अगर डायग्राम जैसे हम यहाँ पे ऐड करें, तो यहाँ हम एग्जाम्पल्स आराम से सेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में दिखाई दे रहा है, दैट इज पॉलीसाइफोनिया। रेड कलर की छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में, और ये इसकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइज कार्पोस्पोरोफाइट स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। ये है सिंपल इसका एक स्ट्रक्चर जिसमें हम इसे डाइकोटोनोमसली ब्रांच के रूप में देख सकते हैं। डाइकोटोनोमसली ब्रांच के रूप में इसको देख सकते हैं। ये इसकी कार्पोस्पोरोफाइट की परफेक्ट एग्जाम्पल वाली फोटो है जिसे हम आराम से सेव कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल झाड़ी के समान या फेदरी टेक्सचर जो है वो पॉलीसाइफोनिया शो करता है। ये एक सिंगल ट्राइकोम या फिलामेंट के स्ट्रक्चर के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमें दिख रही हैं, कार्पोस्पोरोफाइट्स। खतरनाक ब्रांच, और ब्रांच की वजह से पूरा का पूरा एक बुसी टेक्सचर। ये टेट्रास्पोरोफाइट स्ट्रक्चर में टेट्रास्पोर्स के बनने का डायग्राम है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज, दैट इज पैरासाइट स्टेज, कंप्लीट प्लांट स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसाइफोनिया। The height of the bush is varies from a few to 10 centimeters, 30 सेंटीमीटर्स तक। 1 मीटर जितनी नहीं होती, 1 मीटर से कम होती है, 30 सेंटीमीटर के लगभग इसकी झाड़ी की जो हाइट होती है। All cells are connected with pit connections। पिट कनेक्शंस को हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। जीव द्रव्य जुड़ाव या तंतुओं द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। द नेम गिवन इज पॉलीसाइफोन बाय द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सेल्स, और सभी सेल्स एक दूसरे से पिट कनेक्शन से जुड़ी रहती हैं, इसलिए ही हम इसे मल्टी एक्सियल और पॉलीसाइफोन के नाम से जानते हैं। मोस्ट स्पीसीज आर हेटेरोट्राइकस,
इस हेटेरोट्राइकस को अगर हम समझे, मतलब होता है, हेटेरो का मतलब हो गया विषम और ट्राइकस का मतलब हो गया ट्राइकोम, दो प्रकार के तंतु अर्थात विषम तंतु की हैबिट होती है। डिफरेंशिएट इनटू बेसल, जो आधारी है उसको हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेट श्यान, और जो ऊपर एरियल हमें दिखाई देता है सीधा खड़ा हुआ बुशी टाइप का जो कलरफुल दिखाई दे रहा है, दैट इज इरेक्ट, इसे हम बोल सकते हैं ऊर्ध्व या एरियल। दो प्रकार के सिस्टम या दो प्रकार के तंतुओं में पूरा का पूरा सिस्टम बटा हुआ होता है। ये डायग्राम हमने देखा, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये प्रोस्ट्रेट है जो कि सबसे मैच्योर होगा, सबसे ओल्ड फिलामेंट होगा। इस ओल्ड फिलामेंट के नीचे की ओर जो ये नोडल सेक्शंस हैं, ये नोड्स हैं, इन नोड से नीचे की ओर निकल रहे हैं राइजोइड्स जो कि यूनिसेल्यूलर होते हैं। कभी कभी मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं बट यूनिसेल्यूलर होंगे। मल्टी सेल्यूलर और वो भी पट युक्त जो है केवल कारा में मिलते हैं, बाकी एल्गीज में नहीं मिलते। ये लक्षण केवल ब्रायोफाइट्स का है। तो यूनिसेल्यूलर मिलेंगे, कभी कभी शाखित या अशाखित हो सकते हैं। कुछ स्पीसीज यहाँ पे अगर अपन बात करें पॉलीसाइफोनिया की, ठीक है, जैसे कि वायोलिसिया के अंदर ये जो अलग अलग राइजोइड्स हैं ये यहाँ पर एक गुच्छे के रूप में मिलते हैं, और हर राइजोइड का आगे वाला सिरा जो है वो फूलकर नोब जैसा हो जाता है, फूलकर गुम्बदाकार हो जाता है, जिसकी वजह से जब ये सारी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो हमें एक कंप्लीट डिस्क के रूप में दिखाई देता है। इसे बोलते हैं अटैचिंग डिस्क या स्थापनांग। इसे एक नाम और दे सकते हैं हैप्ट्रॉन, ऑल्सो नोन एज हैप्ट्रॉन, स्थापनांग। स्थापनांग भी इसे कह सकते हैं। कुछ प्रजातियों में ऐसा मिलता है, बाकी ज़्यादातर के अंदर जो है राइजोइड्स सिंपल लेकिन लंबाई तक फैले हुए रहते हैं, शाखित और अशाखित हो सकते हैं। ये हमारी स्ट्रक्चर है मॉर्फोलॉजी आउटर, और ये जो शाखाएं हमें दिख रही हैं दीज आर नॉन एज इरेक्ट या एरियल ब्रांचेज, और कंप्लीट पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन का जो काम है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करने का जो काम है वो भी सारा एरियल पार्ट ही करता है। राइजोडियल पार्ट जो है वो मुख्य रूप से आधारीय होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोस्टेट सिस्टम की, जिसको अभी हम समझ के आए, दैट इज श्यान तंत्र। ये सदैव नीचे की तरफ लेटा हुआ या फैला हुआ विसर्पी के रूप में होता है। ये प्रकाश संश्लेषी नहीं होता है, ना ही इसके अंदर कोई वर्णक या पिगमेंट या कलर पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है नीचे की ओर राइजोइड्स और ऊपर की ओर एरियल सिस्टम को डेवलप करना। पट युक्त होता है, नोड इंटर नोड में बटा हुआ होता है, और एक तरीके से स्टोरेज का काम करता है, और ज़रूरत पड़ने पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसी संरचनाएं हो गया, बल्बिल्स हो गया, ट्यूबर्स हो गया, प्रोटोनीमाज हो गए, सेकेंडरी प्रोटोनीमाज हो गए, ऐसे कुछ संरचनाएं ये डेवलप करता है। तो यहाँ हम देखते हैं प्रोस्टेट सिस्टम। क्रीप का मतलब होता है विसर्पी अर्थात शान, लेटा हुआ विसर्पी होता है, और किसके ऊपर चिपका रहता है? सबस्ट्रेटम, किसी ठोस आधार, सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इट में बी मल्टी एक्सियल और वेल डेवलप्ड, बहु अक्षीय प्लस वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड का मतलब आसानी से विकसित या पूर्ण विकसित के रूप में। और एक और चीज़ यहाँ पे हम कह सकते हैं एंड वेल ब्रांच्ड, वेल ब्रांच्ड। From the lower side of the prostate system, many unicellular, richly branched, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक शाखित राइजोइड्स इनसे डेवलप होते हैं, दैट इज लोअर। लोअर को हम एक शब्द और कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एडेक्सियल। बट एल्गीज में हम ये शब्द यूज में नहीं ले सकते,
क्योंकि एल्गीज के अंदर कोई पोलैरिटी या डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता है अबैक्सियल सरफेस और एडैक्सियल सरफेस में, अर्थात डॉर्सल वेंट्रल जिसको हम अपवाक्स और अभ्यक्ष सतह बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लोअर के लिए टर्म हमने यूज में ले सकते हैं एडैक्सियल। द राइजोइड्स आर मच लोब्ड एट द अपेक्स एंड फॉर्म डेफिनिट अटैचमेंट डिस्क। ये मैं पिछले वाले डायग्राम में आपको बता चुका हूँ। अटैचमेंट डिस्क बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं हैप्ट्रॉन्स। इन पॉलीसाइफोल एलेंगेट्स, इन वायोलेशिया मल्टी एक्सियल प्रोस्टेट सिस्टम जो है वो नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। इनमें केवल राइजोइड्स मिलते हैं, पूरा का पूरा प्रोस्टेट सिस्टम नहीं मिलता है, सीधे इरेक्ट सिस्टम से राइजोइड्स डेवलप होते हैं। इस फंक्शन इज अटैचमेंट ऑफ थैलस। मुख्य कार्य हो गया सबस्ट्रेट से थैलस को अटैच करके रखना, किसी सबस्ट्रेट या ठोस आधार को पेनिट्रेट करना, भेदन करना ताकि उससे जुड़ सके। और तीसरा सबसे बड़ी चीज़ है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन। ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये है इसका मुख्य कार्य। तो प्रोस्टेट सिस्टम को हम आराम से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इरेक्ट सिस्टम, इसे हम बोल सकते हैं उर्दू या इसे बोल सकते हैं एरियल, वायवीय। डायरेक्ट या एरियल फिलामेंट सिस्टम डेवलप फ्रॉम द प्रोस्टेट सिस्टम। प्रोस्टेट सिस्टम के नोड इंटरनोड अर्थात नोड सेक्शन से जो है इनका डेवलपमेंट हुआ है ऊपर की ओर। इरेक्ट सिस्टम जो है वो मल्टी एक्सियल तो होता ही है, ब्रांच भी होता है, फिलामेंटस भी होता है, और सबसे बड़ी चीज़ दो मुख्य भागों से मिलके बना हुआ है, बहुत सारी ब्रांचेज और मेन एक्सेस। मेन एक्सेस और ब्रांचेज से मिलके बना हुआ संरचना है, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मेन एक्सेस की। द मेन एक्सेस कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल siphon is surrounded by 20 to 40 पेरीसाइफोनल सेल्स। यहाँ अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमको दिख रहा है LS के रूप में और ये हमें दिख रहा है TS के रूप में। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ इसका जो डायग्राम है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज यंग स्टेम और एट इंटरनोड एंड दैट इज नोडल रीजन। इस डायग्राम के अंदर अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो इन दिस दैट इज ए सेंट्रल सेल, दैट इज ए सेंट्रल सेल। घनाकार पतली भित्ति युक्त कोशिका है जो केंद्रीय है। ये केंद्रीय कोशिका जो है ये विभाजन करती है कौन सा, एंटीक्लिनल। और इस एंटीक्लिनल अर्थात अपतनिक विभाजन, इस अपतनिक विभाजन के फलस्वरूप ये कोशिका बाहर अर्थात दोनों तरफ कोशिकाओं को विभाजित करती है, जिससे इसके चारों तरफ देखिए एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोशिकाएं चारों तरफ आ गई हैं। ये तो है सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ यंग स्टेम, ओके, दैट इज ऑफ यंग स्टेम या किसी भी ट्राइकोम की शीर्षस्थ संरचना का चित्र है ये। लेकिन जैसे जैसे ट्राइकोम मैच्योर होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है या ओल्डर होता है, इसकी ये जो पेरिफेरल सेल्स हैं, दीज आर नोन एज पेरिफेरल। ये जो पेरिफेरल सेल्स हैं इनको हम कॉर्टिकल भी बोल सकते हैं, कॉर्टिकल सेल्स। ये जो पेरिफेरल या कॉर्टिकल सेल्स हैं, इन सेल्स का यहाँ पर क्या सिस्टम है कि ये जो सेल्स हैं ये वापस विभाजित होती हैं और बाहर और ज़्यादा कोशिकाओं को बनाती हैं।
जिससे इस मुख्य अक्ष की मोटाई भी बढ़ती है और इसके अंदर साइफोन्स का नंबर भी बढ़ता है। इसी वजह से हम यहाँ पे इसको पॉलीसाइफोन नाम टैग करते हैं। तो यहाँ पर यही स्ट्रक्चर है जिसको वहाँ पे समझाया गया है। तो द मेन एक्सिस कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल साइफोन, केंद्रीय कोशिका, और उसके अलावा इसके अंदर है सराउंडेड बाई ए 4 to 20 पेरिफेरल साइफोन सेल्स, जिन्हें हम बोल सकते हैं कॉर्टिकल सेल्स। वल्कुटीय कोशिकाओं से घिरा होता है। elongated cylindrical cells situated in vertical rows। अगर यहाँ पे इसी डायग्राम को वापस देखें तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि लंबी दीर्घित कोशिकाएं जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर रो में यूनिसीडिएट पोजीशन में जमी हुई हैं, और जब बहुत सारी सेल्स एक दूसरे के पास में इस तरीके से अरेंज होती हैं तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइफोन। ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर ये कोशिका जो हमें गोल दिखाई दे रही है ये केवल इसका टीएस सेक्शन है। एलएस सेक्शन में जब हम इसे देते हैं तो ये कोशिका एक्चुअली में बेलनाकार है, लंबाई में अधिक और चौड़ाई में कम, और गोलाकार संरचना है सिलेंडर के समान। सो द प्लांट बॉडी इज पॉलीसाइफोनस, और इसी का नाम इसीलिए पॉलीसाइफोनिया रखा गया है। द लेंथ ऑफ सेंट्रल एंड पेरिक सेंट्रल साइफोन इज इक्वल। ठीक है। द फिलामेंट अपीयर टू द डिवाइडेड इन नोड एंड इंटरनोड, और ये जो फिलामेंट है ये नोड इंटरनोड में अर्थात पर्व और पर्व संधियों में बटा होता है। इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज पेरीसेंट्रल साइफोन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स ऑफ कॉर्टिकल सेल्स। ये अभी हमने डायग्राम में समझा है कि जैसे जैसे मैच्योर होएगा या ओल्ड होएगा तो ये जो पेरिफेरल सेल्स हैं ये भी कवर्ड हो जाती है विभाजन के द्वारा कॉर्टिकल सेल्स में, और इनके अंदर पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ये जो पेरीसेंट्रल सेल्स हैं वो साइफोन्स और बहुत ज़्यादा नंबर और बहुत ज़्यादा अधिक मोटाई में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है ब्रांचेज, क्योंकि 2 भाग थे, मल्टी एक्सियल और दूसरा आ रहा है ब्रांचेज। ब्रांचेज को अगर समझें तो वही इसी डायग्राम के अंदर इस मुख्य अक्ष से शाखाएं निकलती हैं, और बिल्कुल कारा के समान इसकी जो शाखाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। वही एक हो गया लिमिटेड ग्रोथ और एक हो जाएगा अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। द ब्रांचेज ऑफ 2 टाइप्स, शॉर्ट लेटरल और लॉन्ग लेटरल, जिन्हें हम लिमिटेड और अनलिमिटेड के रूप में भी जानते हैं। दी शॉर्ट लेटरल ब्रांचेज, इनको हम कह सकते हैं लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, और सबसे बड़ी बात इन्हें हम बोल सकते हैं ट्राइकोब्लास्ट। दीज आर फर्टाइल ब्रांच, फर्टाइल ब्रांचेज। द ट्राइकोब्लास्ट आर स्पाइरली अरेंज, ये स्पाइरली अरेंज होती है। डाइकोटोनोमसली ब्रांच होती है, पहले ही बता दिया गया। द्विभाजी शाखित, कलरलेस होती हैं, और मोस्टली जो है वो एनुअल स्ट्रक्चर्स में क्या धारण करती हैं, सेक्स ऑर्गन्स, अर्थात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल और फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को धारण करता है, इसलिए हम इसे फर्टाइल ब्रांच के नाम से जानते हैं, फलद शाखा। फलद शाखा। These are uniaxial in structure and monocyphonous lack पेरीसेंट्रल साइफोन। इनके अंदर जो है सेंट्रल साइफोन तो है लेकिन पेरीसेंट्रल या पेरिफेरल साइफोन नहीं होता, अर्थात ये मोनो एक्सियल प्रकार की होती हैं। पॉलीसाइफोन के अंदर मल्टी एक्सियल नहीं होती हैं। ट्राइकोम्स में भी डेवलप बोथ फ्रॉम मेन एक्सिस और लॉन्ग ब्रांचेज। ट्राइकोब्लास्ट जो हैं वो मुख्य अक्ष से भी और लॉन्ग लेटरल ब्रांचेज दोनों पर उगती हैं या दोनों पर पाई
जाती हैं। द लॉन्ग लेटरल ब्रांचेज आर कॉल्ड ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ये रहा सेकंड पॉइंट इज लॉन्ग लेटरल। लॉन्ग लेटरल को समझिए, द लॉन्ग ब्रांचेज डेवलप इन ए स्पाइरल और रेडियल सिमेट्री। ये चक्राकार अवस्था में या रेखीय क्रम में जो है डेवलप होती हैं। द लॉन्ग ब्रांचेज अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द मेन एक्सिस। ये केवल मुख्य अक्ष पे मिलेंगी, शॉर्ट लेटरल पे नहीं मिलेंगी, और इनके ऊपर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बनता है, इसलिए ये फर्टाइल नहीं होती हैं। ये सदैव मुख्य अक्ष की तरह काम करती है। अब हम चलते हैं सिंगल सेल की तरफ, सेल ऑफ पॉलीसाइफोनिया। सिंपल बात करें सीधे सीधे तो सेल्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात एक बढ़िया मजबूत कोशिका भित्ति है जो कि सेल्यूलोज की बनी है, बट पॉलीसाइफोनिया मराइन हैबिटेट में रहता है। इस वजह से इस सेल्यूलॉजिक लेयर के बाहर की तरफ एक पतला पैक्टिन का लेयर भी पाया जाता है, या पैक्टिक एसिड का लेयर या डिपोजिशन भी मिलता है। तो यहाँ देखें, द सेल ऑफ सेंट्रल एंड पेरिसेंट्रल साइफोन आर सिलेंड्रिकल एंड इलोंगेटेड। चाहे सेंट्रल का ले लो और चाहे पेरिफेरल का ले लो, सारी कोशिकाएं जो है दीर्घित है, बेलनाकार हैं, पतली भित्ति युक्त हैं, और अधिकतर आकार और आकृति में सेम होती है। सेंट्रल थोड़ी छोटी होती है और पेरिफेरल थोड़ी बड़ी होती है। सेल हैव थिक वॉल या वेल डेवलप्ड सेल वॉल, हैव थिक सेल वॉल करेंगे यहाँ पे। डिफ्रेंशिएट इनटू आउटर पैक्टिक, बाहर की तरफ पैक्टिन का डिपोजिशन है और भीतर की तरफ वही प्लांट्स की तरह सेल्यूलोज का डिपोजिशन है। द सेल कंटेन्स अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक बड़ी इसमें रिक्तिका है। डिलिमिट्स बाई ए मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, जो कि टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन से लिमिटेड है। द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेंट्रल वैक्यूल। जो साइटोप्लाज्म है वो परिधि की ओर सरक जाता है, इसलिए प्रीमोर्डियाई यूट्रिकल्स के नाम से इसको जाना जाता है, अर्थात वैक्यूल और कोशिका भित्ति के बीच में पाया जाता है। द सेल आर यूनिन्यूक्लिएट विद मैनी रेड डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स विद पायरेनॉइड्स, सॉरी विदाउट पायरेनॉइड, इनमें पायरेनॉइड की संरचना नहीं पाई जाती है। द क्रोमेटोफोर्स कंटेन, जो मुख्य इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं वो हो गया क्लोरोफिल ए, उसका सब्सिडरी हो गया क्लोरोफिल बी, और कलर देने के लिए है यहाँ पर मुख्यतः R-फाइकोएरिथ्रीन, दैट इज R-फाइकोएरिथ्रीन, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर, R-फाइकोएरिथ्रीन। उसके अलावा R-फाइकोसाइनिन है, बीटा कैरोटीन्स हैं, और कुछ हद तक इसके अंदर जेंथोफिल्स भी पाए जाते हैं। फाइकोसाइनिन पिगमेंट, रिजर्व फूड की बात अगर अपन करें तो इनके अंदर है फ्लोरिडियन स्टार्च, डिजॉल्व कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में है, पॉलीसेकेराइड्स के रूप में, नॉन एज फ्लोरिडियन स्टार्च, और कुछ मात्रा में ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी इनमें पाया जाता है। जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं, जो एडसेंट सेल्स हैं, समीपस्थ कोशिकाएं, सेल आपस में कनेक्टेड रहती है पिट कनेक्शन से। ये एक पहली बार नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है पूरे के पूरे एल्गी जगत में, अर्थात हमने कहा एल्गी में टिश्यू डिफ्रेंशिएशन या ऊतकों का बनना प्रारंभ हो रहा है, ऊतक पाए नहीं जाते हैं। हमने कभी भी इनको पैरेन्काइमेटस या उत्कीय संगठन में नहीं कहा, ना ही मृदुतक नाम दिया है। ऐसे में ऊतक जब कहेंगे जब एक समान कोशिकाओं का समूह जब एक काम को करने के लिए संगठित होता है या मिलकर काम को करता है, उसको हम बोलेंगे ऊतक। ऐसे में पॉलीसाइफोनिया के अंदर कोशिकाओं का समूह भी जुड़ रहा है, प्लस वो कोशिकाएं एक ही काम को करें, इसके लिए कम्युनिकेशन अर्थात एक दूसरा में सूचनाओं का प्रसार, इसके लिए इनमें पाए जाते हैं पिट कनेक्शंस, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के माध्यम से, और सारी कोशिकाएं जो है मिलकर एक काम को पूरा कर सकती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे पहली बार हमें जो है ऊतक संगठन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं रिप्रोडक्शन की ओर। पॉलीसाइफोनिया में रिप्रोडक्शन,
ओके स्टूडेंट्स, इसे भी हम डिस्क्लोज करें। रिप्रोडक्शन जनन, पॉलीसाइफोनिया इज जनरली हेटेरोथैलिक, ये हम ऊपर ही पढ़ के आ चुके हैं अक्रेंस और स्वभाव के अंदर थैलस में कि हेटेरोथैलिक का मतलब है इसमें विषम तंतु की ये दो प्रकार के तंतु हैं, एक प्रोस्टेट सिस्टम है और एक इरेक्ट सिस्टम है। तो रिप्रोडक्शन में अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें जो कि पॉलीसाइफोनिया में बहुत ही कम मिलता है, ऐसे में जो प्रोस्टेट सिस्टम है वो रिप्रोडक्टिव टोल्स जैसे कि ट्यूबर्स हो गया, बल्बिल्स हो गया, ये संरचनाएं बना लेता है। बट अगर हम बात करें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड की तो वो यहाँ पर मिलेगा केवल एरियल पार्ट के अंदर। प्लस डायोसियस, डायोसियस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पहली बार हम इस लाइन को पढ़ रहे हैं एल्गीज के अंदर। अब तक हमने मोनोसियस पढ़ा है, डायोसियस का मतलब हो गया है एक लिंगाश्रयी, अर्थात एक थैलस के ऊपर एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक या तो मेल होगा या फीमेल होगा। मेल प्लांट को कहेंगे मेल गैमेटोफाइट, फीमेल को कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। अब से पहले जो हमने पढ़ा कारा वो मोनोसियस था, अर्थात एक ही थैलस पर दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साथ में ग्रो कर रहे थे, उसको हम बोलते हैं द्विलिंगाश्रयी। और यहाँ पर डायोसियस को बोलते हैं एक लिंगाश्रयी। इंक्लूड 3 काइंड ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर प्लांट्स। यहाँ एक बहुत ही आश्चर्यजनक और कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल हमको देखने को मिलेगी। इसके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखें तो इसकी जो मुख्य सबसे प्रोमिनेंट है वो है 2n, फिर इस पे आती है n, फिर वापस आती है 2n और इस तरीके से ये इसको रिपीट करती है 2n को, दैट इज टेट्रा। ये हो गया कार्पो स्पोरोफाइट एंड सॉरी गैमिटो एंड दैट इज कार्पो स्पोरोफाइट, अर्थात दोनों द्विगुणित अवस्थाओं को एक अगुणित अवस्था जो है वो यहाँ पर एकांतर करती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एन फेज जो गैमेटोफाइट है वो करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कार्पोस्पोरोफाइट एक डिपेंडेंट फेज है या पैरासाइट या रिसेसिव के रूप में होती है। और फिर आती है टेट्रास्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड है और ये कंप्लीट करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात एल्गीज की तुलना में जो पॉलीसाइफोनिया है वो ब्रायोफाइट्स की तरफ ज़्यादा एक तरीके से डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को उनकी तरफ लेके जा रहा है, या ये कह सकते हैं कि उनसे ज़्यादा रेजेम्बलेंस करता है, मिलान करता है। अर्थात यहाँ पर एल्गीज के अंदर अलैंगिक जनन मोनो या गैमेटोफाइटिक कर रहा था, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा बाई डिप्लॉयड, और हैप्लॉयड जनरेशन जो है गैमेटोफाइट वो करती है एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम को कंप्लीट। तो 3 अवस्थाएं हैं, गैमेटोफाइट इज हैप्लॉयड, टेट्रास्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड एंड एक पैरासाइट अवस्था है कार्पोस्पोरोफाइट जिस अगेन डिप्लॉयड। यहाँ पर 3 अवस्थाएं, इसका मतलब किसी एक इंसान की संतान उसकी जैसी नहीं है, मतलब वो जो इंसान है वो डिप्लॉयड है, संतान हैप्लॉयड है, उस संतान की संतान डिप्लॉयड है, वो भी अपने पैतृक से नहीं मेल करती है और उसकी जो संतान आएगी वो अपने पुराने पैतृक से संपर्क करेगी, अर्थात 3 पीढ़ी का अंतर आएगा। इस अवस्था को बोला जाता है ट्राइफेजिक मूवमेंट इन लाइफ साइकिल। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पॉलीसाइफोनिया इज ट्राइफेजिक, ये आ गया ट्राइफेजिक, इसे बोल सकते हैं त्रिअवस्थीय, त्रिअवस्थीय। देयर इज अल्टरनेशन अमंग 3 जनरेशंस, गैमेटोफाइट हो गया, कार्पोस्पोरोफाइट हो गया और टेट्रास्पोरोफाइट हो गया, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, दैट इज एन, 2n और 2n। सबसे मुख्य जो है वो टेट्रास्पोरोफाइट है जो कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, एंड गैमेटोफाइट ये भी एक फ्री लिविंग है, डोमिनेंट है, लेकिन हैप्लॉइड जनरेशन है। और कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, वो हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं कि गैमेटोफाइट अवस्था हैप्लॉइड एंड फ्री लिविंग, कार्पोस्पोरोफाइट phase are diploid and dependent and tetrasporophyte phase is free living and prominent। सबसे ज़्यादा दीर्घित, सबसे ज़्यादा
लंबी और सबसे ज़्यादा स्थायी अवस्था के रूप में पाया जाता है। अब हम चलते हैं पहली स्टेज की ओर, जिसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्स्ट स्टेज गैमेटोफाइट फेज, जो कि हैप्लॉइड जनरेशन है। और गैमेटोफाइट की अगर अपन बात करें तो गैमेटोफाइट कैसा है, डायोइसियस। डायोइसियस का अर्थात यहाँ पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डेवलप ऑन डिफरेंट गैमेटोफाइट थैलस, अर्थात मेल डेवलप होता है मेल गैमेटोफाइट पर, ये रहा स्पर्मेशिया दैट इज पुंधानी, और जो फीमेल है उसको हम बोलते हैं कार्पोगोनिया, अर्थात कार्पो अंडधानी, दैट डेवलप ऑन ट्राइकोब्लास्ट, और वो भी कौन सा, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर होगा। इसलिए हमने इस फेज का नाम दिया है गैमेटोफाइट फेज, और इस फेज के अंदर कंप्लीट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए हमारा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो द मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर बोर्न ऑन डिफरेंट गैमेटोफाइट थैलस, spermatangia and carpogonia occurs on small fertile trichoblast. The male gamete is non-motile and known as spermacium. इसे हम बोलते हैं spermacium male, that is पुंधानी. Spermacium is released and move with water current to reach the neck of trichogyne. जो फीमेल है, एक बार फीमेल की तरफ अगर अपन चले तो यहाँ डायग्राम हमें मिल जाएगा, यस ये डायग्राम है स्पर्मेटेंजिया का, और स्पर्मेटेंजिया जो है वो एक कोन जैसी संरचना है, कर्व्ड कोन जैसी संरचना, और यहाँ जो संरचना दिख रही है ये है ओगोनिया की। इस डायग्राम को मैं ढंग से समझाऊं तो दैट इज ओगोनिया। ओगोनिया एकल कोशिकीय आवृत या नॉन जैकेटेड होती है, जिसका नीचे वाला भाग फ्लास्क के समान फूला हुआ, ऊपर एक लंबा नेक जैसी संरचना, और जिसकी चोंच जो है वो हल्की सी मुड़ी हुई होती है। और इस लंबी सुराईदार नेक, फ्लास्क की जो नेक है, इसको बोला जाता है ट्राइकोगाइन। और इस फूले हुए भाग जिसके अंदर एग न्यूक्लियस होता है, फीमेल एग न्यूक्लियस, दैट नॉन एज कार्पोगाइन, और ये एक छोटे व्रंत या फिलामेंट से जुड़ी हुई संरचना होती है। इसको ढंग से देखें तो हायर जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम ऐसा ही, लेकिन मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड होगा, फ्लास्क जैसा होगा, नॉन एज आर्कीगोनिया। ये एकल कोशिकीय है जिसका ऊपरी लंबा हिस्सा ट्राइकोगाइन और छोटा हिस्सा या फूला हुआ जो आधारीय हिस्सा है नॉन एज कार्पोगाइन। और ये समस्त संरचना मेल स्पर्मेशिया और फीमेल कार्पोगोनिया दोनों की दोनों मुख्य अक्ष, यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं, मुख्य अक्ष के सीड्स अर्थात एपिकल से 3-4 कोशिका नीचे की तरफ एक फलद शाखा बन रही है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लेटरल ग्रोथ ब्रांच, जिसको हम बोला ट्राइकोब्लास्ट। इस ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर जो ये सेल है नॉन एज सपोर्टिंग सेल, इस सपोर्टिंग सेल के ऊपर डेवलप होता है ये कंप्लीट कंसेप्ट, दैट इज ट्राइकोगाइन। यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है, नीचे फूला हुआ स्वेलन जो भाग है वो है कार्पोगाइन, और ऊपर की नेक लाइक स्ट्रक्चर जो है नॉन एज ट्राइकोगाइन।